नमस्कार, राम राम सबको। आज मेहमान बनकर के हमारे साथ में आए हैं डीआरडीओ के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पुन्नाराम जी बुड़किया और साथ में हैं व्याख्याता हरिचंद्र जी। तो आज हमारे मेहमान बन के आए तो हमें लगा कि कुछ ऐसी बातें कुछ अपना अनुभव जो है शेयर करें, ताकि मेरा एक YouTube चैनल जो है अभी आज ही इस जो है वीडियो के साथ मैं शुरू कर रहा हूँ, माँ कृपा एजुकेशन पॉइंट। ये मेरा YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब तो करोगे तब आपके पास में इस तरह के वीडियो जो है आते रहेंगे। तो माँ की कृपा सब पर बनी रहे। और शुरुआत करते हैं पुन्नाराम जी बुड़किया। तो सबसे पहले मेरा सवाल है कि आज मेरे से मिल करके आपको कैसा लगा? आज मैं भागीरथ जी के घर पे बैठा हूँ। साथ में मेरे परम मित्र हरिचंद्र धीर। हम दोनों आज जोधपुर से आए और भागीरथ जी ने बहुत अच्छी हमारी मेहमान नवाजी की। और जैसा कि उन्होंने बताया कि वो आज अपना एक नया YouTube चैनल, हालांकि चैनल बनाया हुआ है, शायद उसको लॉन्च कर रहे हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पुन्नाराम जी, आप अभी डीआरडीओ में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं। प्रतियोगी परीक्षा की जो है बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, दो शब्द उनके लिए। वर्तमान जो समय है, कठिन प्रतिस्पर्धा का समय है। इसमें जैसा कि वर्तमान में सारे विद्यार्थी है या किसी भी फील्ड में आज की टाइम में लोग हर क्षेत्र के अंदर एक कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं, और उसका एक निश्चित दबाव हर एक के मन में भी रहता है, और कहीं न कहीं उनके वातावरण में भी वो एक दबाव हमेशा काम करता है। तो इस दबाव से निपटने का सबसे बड़ा जो आसान तरीका है वो ये है कि अपने आप को आत्म केंद्रित करें, अपने आप को अंदर से मजबूत करें। बाहर आपके क्या चल रहा है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित न होने दें अपने आप को। अपने अंदर एक धैर्य, एक निरंतरता और जो एक तपस्वी की एक साधना वाली जो मन में जो एक दृढ़ता रहती है, वो दृढ़ता हमेशा हर प्रतिस्पर्धी के मन में होनी चाहिए। हाँ, आपकी जो मंजिल है वो मंजिल आपकी तय आप कर सकते हैं कि मुझे करना क्या है, लेकिन उस मंजिल के दौरान जो आने वाले जो रास्ते हैं, रास्ते आपको एक की बजाय कई विकल्प आपको अपने पास में रखने चाहिए, ताकि एक रास्ता यदि बंद भी हो जाए, एक रास्ते में आपको लगता है कि ये रास्ता मेरे लिए नहीं बना है, तो आप एक दूसरा रास्ता अपना करके भी अपनी मंजिल को पा सकते हैं। धन्यवाद। पुन जी, आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, गांव बुड़किया से आते हैं। आपकी एजुकेशन कहाँ हुई? घर शुरुआत से आपकी जो एजुकेशन है वो राजकीय स्कूलों में हुई या आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे पहले? कैसे, क्या आपका बैकग्राउंड रहा वो बताइए। सही कहूँ तो मेरी एजुकेशन ही नहीं हुई ठीक से। अच्छा। क्योंकि जिस गांव से मैंने शुरुआत की थी वहाँ स्थिति ऐसी थी कि या तो स्कूल में शिक्षक नहीं आता था, या शिक्षक आता था तो विद्यार्थी नहीं आते थे। तो लगभग 5वीं तक की जो शिक्षा थी वो इसी माहौल में हुई। अच्छा। उसके बाद में थोड़ा बहुत गति पकड़ी, और पूरी एजुकेशन जो है सरकारी स्कूल की है और गांव की ही है। अलग अलग गाँव की है, क्योंकि मेरे अपने गांव में पूरी स्कूल जो थी सिर्फ 5वीं तक थी, फिर 8वीं तक किया, फिर 10वीं, फिर 12वीं, अलग अलग जगह। अभी आप डीआरडीओ में हैं। आपको कब पता चला डीआरडीओ में ऐसी कोई पोस्ट होती है, या कब मतलब पता चला, कब आपका ध्येय बना इसमें जाने के लिए? नहीं, जहाँ तक सर्विस की बात है तो मैंने ऐसा कोई ध्येय नहीं बनाया किसी एक सर्विस को लेकर के। ये तो एक यात्रा के दौरान जो आने वाले स्टेशन है, जो जो आगे बढ़ते रहे, कोई न कोई नई राह मिलती गई और उसी राह पे चलते रहे। कौन जी, हमने सुना है कि आप डीआरडीओ में जाने से पहले और कोई सर्विस कर रहे थे, किस डिपार्टमेंट में थे, और फिर वो आपने छोड़ी क्यों?
सबसे पहले 2006 में मैंने NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था भावनगर में, गुजरात में। तो उसके अंदर फील्ड का काम रहता था, यानी ऑफिस का काम कम था और फील्ड में जाकर के सर्वे करना पड़ता था। मोस्टली ग्रामीण एरिया में, दूर दराज के एरिया में। तो थोड़ी भागदौड़ ज़्यादा थी, तो उसमें लगभग 26 महीने मैंने काम किया था। और उसके बाद में थोड़ा सा मन उछट गया था, तो लगा कि नहीं, इस भागदौड़ से ठीक है कि कुछ दिन और बैठ के अच्छी कोई दूसरा विकल्प ढूंढा जाए। तो फिर लगभग बीच में 2 साल का ब्रेक रहा और उसके बाद में एज ए सहायक लेखा अधिकारी डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मेरा चयन हुआ। तो वो ज्वाइन किया मैंने 2011 में, मई 2011। उसके बाद जो भारत सरकार की सेवा है वो कंटिन्यूअस है। रोहन जी, DRDO में ये आपकी जो पोस्ट है वो, जहाँ तक मेरे को जानकारी, बहुत बड़ी पोस्ट है। लेकिन या तो आप इस चकाचौंध में आना नहीं चाहते हो, क्या लोगों को इतनी जानकारी नहीं है इस पोस्ट के बारे में, आप भी है तो इतनी शायद किसी को पता नहीं है कि भी ये इतनी बड़ी पोस्ट है, और आप इतना मतलब सिंपल रहते हो। कहाँ से ये आपने मतलब किस तरह से आप कैसे कर पाते हो आपको इस तरह से सिंपल रहना, एकदम सरल रहना? नहीं तो कई तरह के जो हैं वो इस तरह की दिखावा होता है, प्रदर्शन होता है कि भी आज वो बन गया, वो इतना बड़ा अधिकारी, इतना बड़े अधिकारी होते हुए 8 साल से सर्विस कर रहे हो, और शायद बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होगी कि पूंजी इतने बड़े अधिकारी हैं। खैर, सही में बताऊं तो ये कोई बड़ी पोस्ट नहीं है, और यदि आप कहते हैं ये बड़ी है तो कितनी बड़ी है तो मुझे भी नहीं पता है। और ऐसा कहीं बड़पन न तो ऑफिस में महसूस हुआ, न कहीं अपने यार दोस्तों में महसूस हुआ। तो मुझे तो लगता नहीं कि ऐसी कोई बड़ी पोस्ट है, और जो मेरा स्वभाव शुरू से है मैं तो वैसा ही रह रहा हूँ। बिल्कुल। आज आप जो है यहाँ पर हम लोगों से मिलने के लिए 200 किलोमीटर दूर चल करके आए हैं, तो मेरे जैसे सामान्य इंसान से आप इतने दूर मिलने के लिए आते हो, तो मतलब कैसे कर पाते हो अपने आप? कभी कभी मन में ये चीज़ आती होगी कि मैं भी तो अधिकारी हूँ यार। खैर, अधिकारी होता तो मैं यहाँ तक आता भी नहीं। और यदि किसी के प्रति मन में एक विशेष भाव उमड़ता है, इसका मतलब वो व्यक्ति सामान्य नहीं है। तो कहीं न कहीं आपकी असाधारण जो व्यक्तित्व है वो हमें यहाँ खींच लाया। पूंजी, आपका जो व्यक्तित्व है और आपका जो अनुभव है पिछले कई सालों का, मुझे लगता है कि ये जो आज के जो विद्यार्थी हैं उसके लिए बहुत काम आ सकते हैं। तो आपने कभी सोचा इस बारे में काम करने के लिए? मुझे लगता है कि जो आज का जिस तरह का माहौल है और जिस तरह का शिक्षा का ढांचा वर्तमान में चल रहा है, तो उसमें मेरे पद चुनाव पे चल के तो लोगों को बहुत कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और मैं यदि व्यक्तिगत रूप से भी मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा इस सिस्टम के लिए उपयुक्त नहीं हूँ। नहीं, आपका अनुभव भी इतना है कि आप परिस्थितियों के अनुसार उनको कोई और रास्ता भी तो दे सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, आजकल लोगों को रास्ता भी नहीं चाहिए, लोग ज़्यादातर अंधी दौड़ में लगे हुए हैं। तो अंधी दौड़ में कोई रास्ता नहीं होता है। रास्ता ढूंढने के लिए आदमी को अंदर झांकना पड़ता है, और आज के टाइम लोगों के पास में इतना वक्त नहीं है कि वो अपने अंदर झांकें। लोग एक दूसरे के पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं, एक अंधी सुरंग में घुस गए हैं जहाँ कोई पीछे मुड़ के देखना संभव नहीं है। ऐसा समय ऐसा ही है। पूंजी, आजकल हर समाज का, हर समुदाय का अलग अलग जो है संगठन बने होते हैं, बहुत संख्या में संगठन बने होते हैं। आपको क्या लगता है ये शिक्षा और संस्कार को लेकर के किस तरह से काम कर रहे हैं? वर्तमान में जितने भी संगठन है वो सारे के सारे एक आत्मघाती दिशा की ओर बढ़ने वाले संगठन है। किसी भी संगठन के पास कोई भविष्य की नीति, रीति या दृष्टि नहीं है। हरी जी, जैसा कि मैंने सवाल किया पुन्नाराम जी से अभी पोस्ट को लेकर के, DRDO में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, तो पुन्नाराम जी ने जो है उत्तर दिया मेरे को।
जवाब दिया। उनका जवाब था कि एकदम सिंपल सी पोस्ट है, ऐसा माना। आपका क्या मानना है? ये जो इस पोस्ट पे रह करके इस तरह का सादापन दिखाना कितना आसान होता है आज की जो है चकाचौंध की जिंदगी में? देखो, जैसा कि वैसे हमेशा कोई भी विद्वान आदमी यही कहता है कि अधजल गगरी चल करता है। जो आधा घड़ा होता है वो क्या होता है, उफनने लगता है। कारण ये है कि पोस्ट जो है वो बराबर ही होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एक आईएएस है, उसकी पोस्ट और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की पोस्ट इक्विवेलेंट है, दोनों की भर्ती यूपीएससी ले रही, कोई फर्क नहीं। ठीक है, उनकी ट्रेनिंग जो है वहाँ मसूरी में होती है, इनकी ट्रेनिंग डीआरडीओ करवाता होगा, ये फर्क होगा। लेकिन कोई भी आदमी जो वास्तव में जो पोस्ट है, कई आदमी होते हैं केवल पोस्ट से बड़े बनते, और कई आदमी ऐसे होते हैं जो वास्तव में ऑलरेडी बड़े हैं, तो उनको पोस्ट पर जा करके खोदने की कहाँ जरूरत पड़ती। यही फर्क है इनका कहने का मतलब। ये ऑलरेडी पोस्ट से तो ऊपर है, फिर पोस्ट पर जा करके ये गवर्नमेंट किस बात का करे, हम किस बात का बताए, यही फर्क है। मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि अभी जो मैं जो साथ में बैठा हूँ इस इंसान के साथ में, और ये एक कलेक्टर के समकक्ष पोस्ट पर है, जो इस तरह से मतलब सादापन लेकर के बिल्कुल एकदम इस तरह से अपने साथ में उठते बैठते हैं। हमारे बीच में हरिचंद्र धीर हैं। बहुत सारे लोग आपको जानते होंगे, आप व्याख्याता हैं, और ये बड़ी बात नहीं है कि भी ये व्याख्याता है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि ये किस रास्ते से चल करके कैसे जो व्याख्याता बने, आज जानेंगे। हरी जी, आपकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताइए, कहाँ हुई और कैसे? हाँ, सभी को नमस्कार। और आज हम जोधपुर से भागीरथ जी के पास आए हैं, और तक भागीरथ जी को मौका दिया है ये प्रश्न पूछने का। हालांकि ये कोई अब घिसा पिटा प्रश्न हो चुका है, क्योंकि अब मेरी जो शिक्षा हुई वो काफ़ी टाइम बीत चुका है। वो कहते हैं समय के बाद में जो वर्तमान में लागू ही नहीं हो पा रही। मेरे चैनल के लिए बिल्कुल नया है और बिल्कुल नए लोगों के सामने जाएगा ये सवाल। हाँ, ये ठीक है, आपके चैनल के लिए नया हो सकता है, लेकिन वो मेरे वाली शिक्षा की बात आएगी तो आपका चैनल नहीं चल पाएगा। बात ये क्योंकि मेरे पास कोई न चैनल था और न कोई विद्यालय था, दोनों बातें थी। तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा की अगर बात की जाए, जैसा कि भागीरथ जी ने पूछा है, तो प्रारंभिक शिक्षा शुरुआत में जो पहली दूसरी क्लास जो भी पढ़ा, मैं केसुमला हरसन में पढ़ा था 1-2 क्लास। उसके बाद में केसुमला भाटियान में जो प्राइमरी स्कूल थी उसमें पढ़ा मैं 5वीं तक, और 5वीं तक मैं प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की मैंने। उसके बाद में विद्यालय छोड़ दिया मैं, और मैं पूना चला गया, और पढ़ाई भी छूट गई। और आगे की पढ़ाई फिर मैंने बाद में जो है पूना 4 साल काम किया, फर्नीचर का काम, और वापस आया। और उसके बाद में मैंने दोबारा पढ़ाई शुरू की, 5वीं से सीधी 10वीं दी, और 10वीं के बाद में सीधी 12वीं हुई। और 12वीं क्लास के बाद में मैंने जो है ग्रेजुएशन जोधपुर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से किया। और उसके बाद में बीएड जो है काफ़ी समय बाद हुई मेरी, और बाद में जो है मैं नौकरी में लग गया। ये सवाल मैंने इसीलिए पूछा था क्योंकि बिना स्कूल जाए ये स्कूल चला रहे हैं, आज व्याख्याता बन गए हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है, आपके मन में क्यों आया 10वीं क्यों करना चाहिए? आपने 10वीं ओपन करी, क्यों फॉर्म बनना चाहा? उस समय कोई दिमाग के अंदर नौकरी के लिए चल रहा था, या वहाँ आपके फर्नीचर काम के लिए भी 10वीं पास करें, क्या था? जहाँ तक ये प्रश्न है कि भाई मैंने 10वीं क्यों की, इसके पीछे कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं था, कई बातें इसके लिए जिम्मेदार थी। मैं यहाँ से जैसे ही 5वीं पास करके फर्नीचर के काम में गया, तो वहाँ पर भी कई चीज़ें ऐसी थी, वातावरण होता है और पर्यावरण जो होता है, आसपास में जो लोगों के बातें होती हैं, वो भी कहीं न कहीं प्रत्येक जो बालक होता है उसको प्रभावित करती है। ऐसा नहीं है कि हम सोचते हैं कि किसी के कहने से हो जाता है, या उसका कोई एक कारण नहीं होता है। कई बातें हैं जो हम परिवार में आसपास में जो बोलते हैं, उसका बालक के व्यक्तित्व के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो मैं भी जब वहाँ गया
तो कई लोग कहते थे कि ये तो वैसे ही कहते उस समय जो सब था वो ठोठ है और पढ़ाई में तो कोई खास है नहीं, इसको तो कुछ आता नहीं, इसलिए ये तो पढ़ता तो भी कोई मतलब नहीं था। तो ऐसी जो नकारात्मक बातें आसपास से जो सुनने को मिलती थी उसका प्रभाव भी पड़ा मेरे दिमाग में। वो हमेशा रह रहा था कि आखिर ऐसा क्यों कह रही। और यही बात थी तो मैं गांव आया वापस, और इसको जो ईश्वर ने एक मौका दिया, मैं यहाँ से खेमा बाबा के मंदिर बायतू गया साइकिल पर यात्रा करके। 50 किलोमीटर पड़ता है बायतू हमारे गांव से। साइकिल पर मैं वहाँ मंदिर गया तो और दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पर एक अधिकारी जो कलेक्टर कहते वो आने वाले थे। तो मेरे दिमाग में आया कि ये कलेक्टर होता क्या है। तो आसपास में जो लोग बैठे थे मैंने पूछ लिया किसी से कलेक्टर क्या होता है। मेरे को उस समय पता ही नहीं था कि कलेक्टर क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि ज़िले का सर्वोच्च अधिकारी होता है, अभी आ जाएंगे, लाल बत्ती की गाड़ी होगी, जो भी उन्होंने बताया। तो मैंने देखा मैं भी देख लेता हूँ क्या। तो फिर वो आए, लोगों ने उनका स्वागत किया। तो मेरे को भी लगा कि मैं भी कोई अधिकारी बन जाऊँ या नहीं तो कम से कम सरकारी नौकरी तो प्राप्ति कर लूँ। इसलिए गांव आकर के किसी से पूछा तो किसी ने कहा कि आप 8वीं कर सकते हैं सीधा, किसी ने कहा 10वीं कर सकते हैं। फिर जो मेरे को बाद में उचित लगा कि 10वीं कर लेता हूँ तो मैंने 10। अरे जी, पूनाराम जी के साथ में दोस्ती काफ़ी सालों से मैं भी देख रहा हूँ, क्या राज है इसके पीछे? देखो, पूनाराम जी के साथ में दोस्ती, और दोस्ती वैसे ही, दोस्ती का मतलब भी यही होता है कि जिनके विचार मिलते हैं, भाव मिलते हैं, उनकी दोस्ती हो ही जाती है। आँख रोकीड़ो तो आँख में रंजा करे, तो ये बात है। और इसीलिए हमारी दोस्ती है, बाकी कोई हमारा कोई स्वार्थ का रिश्ता है नहीं, और न कभी इसके बारे में वैसा सोचा है। बस अपने आप दोस्ती चल रही है। अरे जी, क्या होता है कि आपने जैसे मान लो 5वीं पास करने के बाद में काम किया, फिर वापस पढ़ाई पे आए और आपने बहुत कुछ हासिल भी किया आकर के। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कभी थोड़े बहुत 1 साल के लिए या 6 महीनों के लिए डिस्टर्ब हो गए तो उसकी पढ़ाई छूट जाती, कहते अब तो पढ़ाई छोड़ दी, अब नहीं होगी। उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखो, पढ़ाई छूट गई ये कहना भी वाजिब बात है उनकी, और कारण ये है कि मैं मान लो ये आ गया, मैं तो एक अपवाद हो गया, और ज़्यादातर लोग यही कहते हैं, तो उनके लिए कोई ये बात नहीं कहना भी गलत है। 1 साल अगर छूट जाती है, कई ये भी कहते हैं कि शादी हो गई मेरी, अब मैं पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ, कि शादी होने के बाद प्रतिबंध लग जाता है। क्योंकि मारवाड़ी में पहले से ही कहते थे, ये बात तो मानते थे कि भाई शादी होने के बाद विद्या नहीं आती, तो इसलिए वो दिमाग में आ जाता है उनका कहना भी वाजिब है। लेकिन छूटने का मतलब ये नहीं है कि भाई आप नहीं कर सकते। अगर उनके दिमाग में कहीं न कहीं उनका विचार है अगर पढ़ाई करने का, तो शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती, कभी भी वो प्राप्त कर सकता है अगर उस रास्ते जाना है। और अगर उस रास्ते उसको जाना ही नहीं तो ज़बरदस्ती खींचने की भी कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं कि पढ़ाई में ही सब कुछ है और बाकी वाले सब फालतू के, सब पढ़ लिख करके अगर ये बाबू बन जाएंगे तो फिर खेती का काम कौन करेगा, क्योंकि खेती उनसे होगी नहीं, दूसरा धंधा भी कौन करेगा। सबकी अपनी अपनी अहमियत है, ऐसी बात नहीं है। आपने एक फेसबुक पेज भी बना रखा है, उसके बारे में बताइए, क्या नाम है आपके फेसबुक पेज? फेसबुक पेज मैंने बना के रखा है, उसका नाम है ज्ञान गंगा और गंगोत्री, ज्ञान गंगा गंगोत्री। तो वहाँ मेरी मतलब जो इच्छा थी कि उसमें ज्ञान की जो गंगा है हमेशा बहती रहे, गंगा जो गंगोत्री से निकलती है तो हमेशा बहती रहे, इसलिए उसका नाम रख लिया मैंने ज्ञान गंगा गंगोत्री। और सभी से निवेदन है कि उस पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और वहाँ पर जो भी शिक्षाप्रद और प्रेरणादायी कहानियाँ और अन्य भी मैं प्रयास करूँगा कि क्लास भी लेने का प्रयास करूँगा उस पेज पर। और धीरे धीरे जैसे वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक के लिए और जैसे जो लोग जुड़ेंगे उनकी जो डिमांड होगी उसके अनुसार उस पर जो है वीडियो वगैरह अपलोड किए जाएंगे। पूनाराम जी, आप और हरीश जी हमेशा साथ में रहते हो, ज्ञान गंगा गंगोत्री पर कभी आपको देखा नहीं लाइव, कब आ रहे हो? नहीं, हम हमेशा साथ में तो नहीं रहते ये अपनी जगह, मैं अपनी जगह हूँ, क्योंकि ये भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, मैं भी सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, दिल से साथ में ही हो भाई। हाँ, हाँ। तो जब भी टाइम मिलेगा और उपयुक्त होगा तो ज़रूर आएंगे। और हरीश जी, एक बार फिर से
जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दो शब्द बोल दो, क्योंकि मैं ये जो है अपना माँ कृपा एजुकेशन पॉइंट ये यूट्यूब चैनल बनाया है, इस पर आप दोनों की भी जो है बड़ा सहयोग रहेगा। मैं तो एक बार विद्यार्थियों के लिए आप ये बताइए कि जो ये ऑनलाइन एजुकेशन है, कोचिंग है, इसका क्या फ़र्क पड़ता है? ये करनी चाहिए या ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना चाहिए? देखो, कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसका डिसीजन तो कोई विद्यार्थी खुद ही कर सकता है, क्योंकि वही अपने को सबसे ज़्यादा सही ढंग से जानता है कि मुझे किस चीज़ की आवश्यकता है और कहाँ मेरी कमियां हैं। अगर उसको लगता है कि मेरी जो कमी रह रही है, जो भी परीक्षा दे रहा हूँ उसमें जो कमी महसूस हो रही है, उसमें कहीं न कहीं अगर कोचिंग संस्थान सहायक साबित हो रहा है, उसको लग रहा है कि ये टॉपिक मेरे क्लियर हो रहे हैं वहाँ पर पढ़ने से, तो उसको लेना चाहिए। अन्यथा जो है धन व्यय करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभिभावक जो है बड़ी मुश्किल से कमा करके लाते हैं और उनका जो है फालतू में व्यय करना अच्छी बात नहीं कही जा सकती है।